नमस्कार आप सभी को। आज का हमारा टॉपिक था नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित, और इस प्रश्न का हमने उत्तर लिखा था। सेशन के दौरान कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण आपका सेशन बाधित हुआ था। विद्युत आपूर्ति बाधित थी, उसके चलते आपका सेशन बाधित हुआ था, लेकिन फिर भी आप सबने उत्तर लिखकर सबमिट किया है। यहाँ पे हम समझने का प्रयास करते हैं नाभिकीय ऊर्जा के बारे में, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में हम समझने का, जानने का प्रयास करते हैं कि इस प्रकार का यदि प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर कैसे लिखना है, इसको भी हमें समझना है। साथ ही साथ इस बिंदु को, इस टॉपिक को पूरे डिटेल में हम समझेंगे। कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको नोट डाउन भी हम करेंगे, जिससे इस तरह की यदि कभी भी इस टॉपिक से प्रश्न बने, नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित कभी भी प्रश्न बने, तो हम विभिन्न संदर्भों में उसको लिख सकें। यहाँ पे क्या पूछा गया था, नाभिकीय ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? भारत के विशेष संदर्भ में जीरो पावर रिएक्टरों की चर्चा करते हुए वर्तमान समय में संचालित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के बारे में बताइए। यहाँ पे आपको सबसे पहले नाभिकीय ऊर्जा क्या है इसको हमें समझने की जरूरत है, और उसके बाद हम समझेंगे कि जीरो पावर रिएक्टर क्या होते हैं, भारत के संदर्भ में जीरो पावर रिएक्टर किन्हें कहा जाता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। और अंत में भारत में जो भी वर्तमान समय तक जो भी रिएक्टर संचालित किए जा रहे हैं उनके बारे में देखेंगे, उनकी अवस्थिति के बारे में देखेंगे। ठीक है। इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि इस उत्तर को लिखते समय, इस उत्तर के अंतिम भाग में जो तीसरा भाग है, जिसमें पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में संचालित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के बारे में बताइए, जब आप इस भाग का उत्तर लेखन करने जाते हैं, इस भाग के बारे में लिखने जाते हैं, तो यहाँ पर एक मैप बनाकर भी, भारत का एक मैप बनाकर भी आप चीजों को दर्शा सकते हैं। आप बता सकते हैं कि भारत के किन किन राज्यों में परमाणु संयंत्र लगे हैं जहां से हम विद्युत उत्पादन करते हैं, मैप के माध्यम से बता सकते हैं, तो चीजें आपकी और बेहतर रहेंगी। ठीक है। और साथ ही साथ उस चीज को हम शब्दों के माध्यम से भी बयां कर सकते हैं। अब आइए इसको समझते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। नाभिकीय ऊर्जा को हम समझने का प्रयास करते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा है क्या, इस विषय पे यदि हमें कुछ भी लिखने को आ जाए तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। क्या बात हो रही है? बात हो रही है यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा की। ठीक है। नाभिकीय ऊर्जा की यहाँ पे बात आपकी हो रही है। नाभिकीय ऊर्जा, अब नाभिकीय ऊर्जा की चर्चा हो रही है। अब इसमें एक एक करके चीजों को हमें देखना है। सबसे पहले बात आती है ऊर्जा की। ठीक है। पिछले दिनों भी हमने ऊर्जा को समझा था, जब हमने सौर ऊर्जा के बारे में डिटेल्ड जानकारी की थी तो वहां पे हमने समझा था, लेकिन एक बार फिर से हम समझ लेते हैं। ऊर्जा की यहाँ पे बात हो रही है। आप जानते हैं ऊर्जा जो है वो किसी भी देश के आर्थिक विकास में, किसी भी देश के सामाजिक विकास में, किसी भी देश के औद्योगिक विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। मतलब ऊर्जा के माध्यम से कोई देश आर्थिक प्रगति करता है, कोई सामाजिक प्रगति करता है, और साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है उस देश में औद्योगिक प्रगति देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ऊर्जा से औद्योगिक प्रगति, सामाजिक प्रगति और आर्थिक प्रगति तीनों जुड़े हुए हैं। ठीक है। ऊर्जा के माध्यम से ही हम इनको कन्वर्ट करते हैं, इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि ऊर्जा से ना केवल औद्योगिक विकास होता है, बल्कि लोगों का जो जीवन स्तर है, जो सामाजिक स्तर है, उसको भी उठाने में हमें मदद मिलती है। हमें ऊर्जा के माध्यम से ही आपको देखने को मिलता है कि हम काम करते हैं क्या, हम काम करते हैं ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ जब हम इसके उचित खपत को सुनिश्चित करते हैं, उस दौरान हम देखते हैं कि हम देश से कुपोषण भी मिटा सकते हैं, हम देश से अशिक्षा जो है उसको भी दूर कर सकते हैं, और जो हमारा आर्थिक पिछड़ापन है उसको भी दूर कर सकते हैं, यदि ऊर्जा जो हम उत्पादित कर रहे हैं उसका समुचित हम सही दिशा में प्रयोग कर पाए, तो हम इनसे भी निजात पा सकते हैं, इस दिशा में भी हम काम कर सकते हैं। आप जानते हैं ऊर्जा को मुख्यतः जो है दो स्रोतों में बांटा जाता है। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, जो कि आप सब जानते होंगे, और दूसरा आपको देखने को मिलता है गैर प्राकृतिक स्रोत। तो ऊर्जा का जो वर्गीकरण है वो दो भागों में किया जाता है। ठीक है। ऊर्जा का वर्गीकरण दो भागों में किया जाता है। एक आपका आ गया प्राकृतिक, ठीक है, और एक आ गया गैर प्राकृतिक। ठीक है। ऊर्जा का वर्गीकरण दो भागों में हम करते हैं, प्राकृतिक और गैर प्राकृतिक। प्राकृतिक भागों के अंतर्गत हम देखें, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब को हम प्राकृतिक भागों में रखते हैं। कोयला पेट्रोलियम के साथ साथ लकड़ी, चारकोल, खनिज तेल
आदि जो इस प्रकार के हैं उनको हम प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। गैर प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत यदि हम बात करें तो यहाँ पे नवीकरणीय स्रोतों को रखा जाता है। विशेष रूप से जब आप बात करते हैं तो इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इन सबको हम रखते हैं, जिनको आप नवीकरणीय स्रोत के नाम से जानते हैं, उनको हम गैर प्राकृतिक स्रोतों के अंतर्गत रखते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें यदि हम बात करें तो आपको देखा जाता है, आपको देखने को मिलता है, जैसे कि आपने देखा प्राकृतिक स्रोत आपने देखा, तो प्राकृतिक स्रोतों में यदि आप देखें विशेष रूप से तो आपको देखने को मिलता है कि इसके सीमित होने के कारण, क्योंकि प्राकृतिक स्रोत जो है सीमित हैं, तो इसके सीमित होने के कारण आज के दिन में जो देश हैं, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो मूव कर रही हैं। किस तरफ मूव कर रही हैं? वो मूव कर रही हैं गैर प्राकृतिक स्रोत की तरफ, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की तरफ वो मूव कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वही भविष्य है। प्राकृतिक स्रोत जो है सीमित है, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे पर्यावरणीय समस्याएं भी हमारे सामने खड़ी हैं, और पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए भी जरूरी है कि हम प्राकृतिक स्रोतों से, जो अभी तक हम ऊर्जा की आपूर्ति के लिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए जो हम प्राकृतिक स्रोतों का सहारा लेते थे, वो अब हम समाप्त करें और हम गैर प्राकृतिक स्रोतों की तरफ मूव करें। तो ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं जब नवीकरणीय ऊर्जा की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। जैसे आप देखते होंगे ऊर्जा, सौर पैनलों का उपयोग करके हम सौर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, पवन चक्कियों का यूज करके हम पवन ऊर्जा का उत्पादन। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन की जब बात करते हैं तो विभिन्न स्रोतों की बात हम करते हैं, और उसी में से जब नाभिकीय कणों के विखंडन या संलयन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो उसको हम नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, चाहे वो संलयन द्वारा हो चाहे वो विखंडन द्वारा हो। ठीक है, अब संलयन कहां से होता है, विखंडन कहां से होता है, उन दोनों संदर्भों को भी अभी हम समझेंगे, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो हम विद्युत उत्पादन करते हैं वो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा होता है कि नाभिकीय विखंडन के द्वारा होता है, या जो हम परमाणु बम बनाते हैं तो परमाणु बम का जो सिद्धांत है वो किस पर निर्भर करता है, नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा जाता है। भारत के संदर्भ में बात करें, जैसे इस प्रश्न में पूछा गया था, जीरो एनर्जी रिएक्टर के बारे में इस प्रश्न में पूछा गया था। आपने देखा होगा जीरो पावर रिएक्टर के बारे में पूछा गया था कि जीरो पावर रिएक्टर क्या है। भारत में यदि हम बात करें रिएक्टरों के अनुसंधान की दृष्टि से, अनुसंधान रिएक्टरों की बात करें, तो भारत में ऐसे देखने को मिला है कि भारत देश में भी नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त की दिशा में कदम तो बढ़ाया गया है, लेकिन हमने जो रिएक्टर बनाए हैं उनका उद्देश्य नाभिकीय ऊर्जा उत्पादित करना नहीं है, बल्कि नाभिकीय ऊर्जा की दिशा में शोध करना है। और ऐसे रिएक्टर जो नाभिकीय ऊर्जा की दिशा में शोध कार्यों हेतु भारत द्वारा बनाए गए हैं, उन्हीं को हम जीरो पावर रिएक्टर की संज्ञा देते हैं। जीरो पावर रिएक्टर के माध्यम से उनको जानते हैं। जीरो पावर रिएक्टर के अंतर्गत कौन कौन से हैं, जैसे मैंने आपको पहला बताया था अप्सरा। ठीक है, सबसे प्राचीन रिएक्टर है अप्सरा। अप्सरा के बाद दूसरा जो आप रिएक्टर देखेंगे, जीरो पावर रिएक्टर देखेंगे, वो आपका आता है साइरस। साइरस। तीसरा आपको देखने को मिलता है जर्लिना। ठीक है, क्या क्या देखने को मिल रहा है, अप्सरा देखने को मिल रहा है, साइरस देखने को मिल रहा है, जर्लिना देखने को मिल रहा है। ये कुछ हमारे रिएक्टर हैं जिनको जीरो पावर रिएक्टर भी कहते हो। इसके बाद फिर पूर्णिमा आता है। ठीक है, पूर्णिमा आता है। फिर इसके बाद आपको देखने को मिलता है ध्रुव देखने को मिलता है। ध्रुव के बाद आपको कामिनी देखने को मिलता है। ये कुछ रिएक्टर हैं जिनको जीरो पावर रिएक्टर कहते हैं, क्योंकि ये भारत द्वारा निर्मित तो हैं, लेकिन इनका जो उद्देश्य है वो शोध कार्यों हेतु है। इनसे हम विद्युत का उत्पादन नहीं करते हैं। जैसे एक एक करके यहाँ पे हम देख लेते हैं। अप्सरा के बारे में यदि हम बात करें तो अप्सरा के बारे में इतना पता होना चाहिए कि ये देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है। क्या है ये देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है, और देश के पहले अनुसंधान रिएक्टर को हम अप्सरा नाम से जानते हैं। इसके निर्माण की बात करें तो वर्ष 1956 में, वर्ष 1956 में बार के द्वारा, BARC, आप जानते होंगे इसका फुल फॉर्म, नहीं जानते होंगे तो सर्च कर लीजिएगा, भारत की एक महत्वपूर्ण संस्था है। ठीक है, 1956 में इसको तैयार किया गया था, इसको संचालित किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोला जाता था कि ये स्विमिंग पूल तकनीकी पर आधारित एक रिएक्टर है, जो आपको पता होना चाहिए। अब
इसका उद्देश्य क्या था उसको अभी हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा हमने देखा साइरस के बारे में। दूसरा जो रिएक्टर बनाया गया वो साइरस बनाया गया। साइरस की बात यदि हम करें तो आपको देखने को मिलता है साइरस के संदर्भ में कि कनाडा के सहयोग से इस तापीय रिएक्टर को जो है बनाया गया। इसकी क्षमता की यदि हम बात करें तो 40 मेगावाट इसकी क्षमता आपको देखने को मिलती है। ठीक है, कनाडा की सहायता से हमने इसको निर्मित किया। 40 मेगावाट की इसकी क्षमता देखने को मिलती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रेडियो आइसोटोप्स आपने सुना होगा ना, इसका मुख्य उद्देश्य है रेडियो आइसोटोप्स का उत्पादन तथा प्रशिक्षण, इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद आपने देखा जर्लिना के बारे में। जर्लिना के बारे में सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए कि जर्लिना जो है ये शून्य ऊर्जा प्रायोगिक रिएक्टर है। और इस शून्य ऊर्जा प्रायोगिक रिएक्टर की जब बात करते हैं तो वर्ष 1961 में इसको चालू किया गया था। ठीक है, इसके बाद नाम आता है पूर्णिमा का। पूर्णिमा यदि हम बात करें तो पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3, 3 बनाए गए थे इसमें। इसमें पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3, 3 बनाए गए थे। और तीनों के जो उद्देश्य थे वो लगभग एक जैसे ही थे। जैसे कि पूर्णिमा 1 द्वारा यदि हम बात करें तो तीव्र रिएक्टरों के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। ये हमारी संस्था बार्ग का एक महत्वपूर्ण कदम था तीव्र रिएक्टरों के निर्माण की दिशा में। और इसमें तीव्र रिएक्टर तकनीक का अध्ययन करने के लिए ट्रॉम्बे में जो है इसको स्थापित किया गया था। और इसके क्रम से 3 चरण में इसको 3 बार, मतलब पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3, 3 चरणों में इसको बनाया गया था। 3 बार इसके अपग्रेड वर्जन, 3 अपग्रेडेड वर्जन इसके आए थे। इसके बाद ध्रुव की बात यदि हम करते हैं तो ध्रुव भी इसी प्रकार का एक रिएक्टर था। ध्रुव के बारे में इतना पता होना चाहिए कि समस्थानिकों के उत्पादन एवं उन्नति नाभिकीय भौतिकी में अध्ययन को लेकर के इसका निर्माण किया गया था, जिसका नाम था ध्रुव। ये आपको पता होना चाहिए। ध्रुव के बाद अगला आपको देखने को मिलता है कामिनी के बारे में। कामिनी के बारे में यदि हम बात करें, जो अंतिम था, हम 6वां यदि हम देखते हैं कामिनी के बारे में, तो कामिनी के बारे में इतना पता होना चाहिए कलपक्कम में स्थित था ये। और 30 किलोवाट क्षमता के साथ इस मिनी रिएक्टर का जो निर्माण था वर्ष 1996 में किया गया था। तो कामिनी के बारे में भी आपको जानकारी हो गई। इसके बाद यदि हम बात करें, ये तो हमारे हो गए शून्य, जिनको बोलते हो आप शून्य ऊर्जा रिएक्टर, या आप दूसरे शब्दों में इसको आप क्या बोलते हो, दूसरे शब्दों में इन्हीं को जाना जाता है। जैसे कि प्रश्न में, इस प्रश्न में दिया हुआ था, जिस प्रश्न का आप सबने उत्तर लिखा है उसमें बहुत ही अच्छे से इसके बारे में जानकारी की गई थी। और यह आपको पता होगा कि यदि इस प्रश्न में आप सिर्फ इस प्रश्न का मतलब समझ पाते, जिस प्रश्न को आपने उत्तर लिखा है, यदि आपको पता होता सिर्फ इसी के बारे में, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाते और बहुत अच्छे से लिख पाते। भारत के विशेष संदर्भ में जीरो पावर रिएक्टर यदि आपको पता होता, सिर्फ आप जीरो पावर रिएक्टर के नाम लिख दोगे ना और उनके संबंध में 2-2 पंक्तियां लिख दोगे ना, तो भी एग्जामिनर को पता होगा कि बच्चे को पूरी जानकारी है। तो जीरो पावर रिएक्टर ये 6 आपको पता होना चाहिए, 6 के नाम पता होना चाहिए और इन सबके अलग अलग उद्देश्य भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बोला जा रहा है वर्तमान समय में संचालित नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के बारे में वर्णन कीजिए। वर्तमान समय में जब हम बात करते हैं संयंत्रों की, कि वर्तमान समय में जो संयंत्र हमारे यहाँ संचालित हैं, जब आप उस दिशा में बढ़ते हो तो आपको भारत के विशेष संदर्भ में आपको देखने को मिलता है कि भारत में आपको देखने को मिलता है कि कुल 7 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं। और इन 7 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में यदि हम बात करें तो 22 नाभिकीय रिएक्टरों के माध्यम से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और इनका जो क्षेत्र है वो अलग अलग है। जैसे आपको उत्तर प्रदेश में नरौरा देखने को मिलता है, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है, तमिलनाडु के साथ साथ आपको गुजरात में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं वो विभिन्न राज्यों में हैं। उदाहरण के तौर पे तारापुर हो गया, तारापुर, रावत भाटा, कलपक्कम हो गया, नरौरा हो गया, ठीक है, कुंडनकुलम हो गया और कैगा हो गया। तो बहुत सारे हमारे नाभिकीय रिएक्टर हैं, इनकी संख्या 7 है। और इन 7 में यदि हम बात करें, टोटल 22 यूनिट के द्वारा आपको देखने को मिलता है विद्युत का उत्पादन। तो इनके बारे में क्रम से पता होना चाहिए और एक एक करके इस प्रश्न में इन्हीं के बारे में आपको लिखना था। आगे जब आप बढ़ते हो इस संदर्भ में, जब आप न्यूक्लियर की बात कर रहे हो तो नाभिकीय परीक्षणों की भी आपको बात करनी पड़ेगी। आपको पता होगा हमने 2 नाभिकीय परीक्षण किए हैं, एक है पोखरण 1 और दूसरा है पोखरण 2। पोखरण 1 और पोखरण 2, इसको भी हमें पता होना चाहिए। पोखरण 1 और पोखरण 2 दो हमने नाभिकीय परीक्षण किए हैं। और इसी के बाद हमें परमाणु संपन्न देश घोषित किया गया था 2 के बाद। तो आपको पता होगा, एक को तो हमने पोखरण 1 जो किया था वर्ष 1974 में किया था और दूसरा हमने वर्ष 1998 में किया था, जिसके बाद से भारत परमाणु संपन्न देशों की सूची में शामिल हुआ था। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, पोखरण 1 के बारे में, पोखरण
टू के बारे में भी। तो आइए चलिए इसमें एक एक करके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उसको हम नोट कर लेते हैं, जिससे यदि हमारी परीक्षा में यहाँ से संबंधित कोई प्रश्न बनता है तो कम से कम हम लिख सकें। जो हमारे जीरो पावर रिएक्टर हैं उनके बारे में, उनके जो नाम है उसको हम नोट कर लेते हैं, उनके बारे में दो दो पंक्तियां नोट कर लेते हैं, जिससे कभी भी इस संदर्भ में यदि प्रश्न बने तो हम बेहतर स्थिति में लिखने में रहें। तो इसमें आप हेडिंग डालिएगा नाभ की ऊर्जा, नाभ की ऊर्जा हेडिंग डालिएगा और उसी के अंतर्गत लिखिएगा। नाभ की ऊर्जा हेडिंग डालिएगा, उसी में लिखिएगा। जब देखो अब ऊर्जा क्या है वो लिखाने का कोई मतलब नहीं है, उस बारे में हम नहीं बात करेंगे, उस दिशा में हम नहीं बढ़ेंगे। अभी यहां लिखिएगा जब नाभिकीय कणों के विखंडन या संलयन द्वारा, जब नाभिकीय कणों के विखंडन या संलयन द्वारा, जब नाभिकीय कणों के विखंडन या संलयन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, जब नाभिकीय कणों के विखंडन या संलयन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है तो इसे नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है, तो इसे नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। आगे लिखिएगा। भारत के संदर्भ में बात करें तो, भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत नाभिकीय ऊर्जा की प्राप्त भारत नाभिकीय ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्ति की अपेक्षा नाभिकीय अनुसंधान हेतु, नाभिकीय अनुसंधान हेतु विशेष रूप से अनेक प्रायोगिक रिएक्टरों का निर्माण किया गया है, प्रायोगिक रिएक्टरों का निर्माण किया गया है। ऊर्जा प्राप्ति में इन प्रायोगिक रिएक्टरों का, ऊर्जा प्राप्ति में इन प्रायोगिक रिएक्टरों का प्रयोग ना किए जाने के कारण, ऊर्जा प्राप्ति में इन प्रायोगिक रिएक्टरों का प्रयोग ना किए जाने के कारण इन्हें जीरो पावर रिएक्टर की संज्ञा दी जाती है, इन्हें जीरो पावर रिएक्टर की संज्ञा दी जाती है। प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर, प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर निम्नवत हैं, प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर निम्नवत हैं। पहला, प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर निम्नवत हैं। सबसे पहले ऐसे सूची एक बना लीजिएगा, नाम क्रम से लिख लीजिएगा। प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर निम्नवत हैं। पहला अप्सरा, दूसरा साइरस, तीसरा जर्लिना, चौथा पूर्णिमा, पांचवा ध्रुव और छठवां कामिनी। ये क्रम से 6 नाम लिख लीजिएगा, उसके बाद फिर एक एक के बारे में दो दो पंक्तियां नोट करेंगे। अप्सरा, साइरस, जर्लिना, पूर्णिमा और ध्रुव और कामिनी। ठीक है, अब एक एक करके नोट करेंगे। आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा अप्सरा, इसमें नोट करिएगा यह देश का पहला, यह देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है, यह देश का पहला अनुसंधान रिएक्टर है जिसे वर्ष 1956 में, जिसे वर्ष 1956 में बार्क में चालू किया गया था, जिसे वर्ष 1956 में बार्क में चालू किया गया था। यह 1 मेगावाट क्षमता का, यह 1 मेगावाट क्षमता का स्वदेशी तकनीक से निर्मित स्विमिंग पूल रिएक्टर है, क्योंकि इसमें ईंधन को एक सादे पानी के कुंड में लटकाया गया है।
बाद में वर्ष 2009 में इसके बंद होने के वर्ष 2009 में इसके बंद होने के बाद एक शोध रिएक्टर के रूप में अप्सरा उन्नत का परिचालन वर्ष 2018 को ट्राम्बे में आरंभ किया गया। ठीक है। दूसरा आप नोट करिएगा साइरस। साइरस, इसमें नोट करिएगा कनाडा के सहयोग से निर्मित इस तापीय रिएक्टर की ताप उत्पादन क्षमता, कनाडा के सहयोग से निर्मित इस तापीय रिएक्टर की ताप उत्पादन क्षमता 40 मेगावाट है। इस रिएक्टर का मुख्य उद्देश्य रेडियो आइसोटोप्स का उत्पादन तथा उनके प्रयोग एवं प्रशिक्षण में सहयोग देना है इसमें प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त होता है। हालांकि इस रिएक्टर को भी वर्ष 2010 में बंद कर दिया गया। अगला नोट करिएगा जर्लिना। इसमें नोट करिएगा इस शून्य ऊर्जा प्रायोगिक रिएक्टर को वर्ष 1961 में प्रारंभ किया गया। ईंधन के रूप में इसमें भी यूरेनियम का प्रयोग किया जाता था। आगे नोट करिएगा। अगला एक साथ लिख लीजिएगा पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3, कामा लगा के लिख लीजिएगा पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2 और पूर्णिमा 3। इसमें नोट करिएगा बार्क द्वारा तीव्र रिएक्टरों के निर्माण की दिशा में आंकड़े प्राप्त करने और तीव्र रिएक्टर तकनीक का अध्ययन करने के लिए ट्राम्बे में पूर्णिमा 1 नामक तीव्र रिएक्टर का निर्माण किया गया। बाद में इसकी प्रौद्योगिकी में और विकास कर पूर्णिमा 2 एवं पूर्णिमा 3 का भी निर्माण किया गया। ये तीनों रिएक्टर शून्य ऊर्जा उत्पादन क्षमता वाले थे। अर्थात इनका भी उद्देश्य अनुसंधान ही था। ठीक है, चलिए आगे लिखिएगा ध्रुव। इसमें नोट करिएगा समस्थानिकों के उत्पादन एवं उन्नत नाभिकीय भौतिकी में अनुसंधान हेतु वर्ष 1985 में स्वदेशी तकनीक से 100 मेगावाट क्षमता के हाई न्यूट्रॉन फ्लक्स अनुसंधान रिएक्टर ध्रुव का निर्माण किया गया। इस रिएक्टर के सहयोग से प्लूटोनियम 239 का उत्पादन किया जाता है। अगला नोट करिएगा कामिनी।
इसमें नोट करिएगा, 30 किलोवाट क्षमता का कलपक्कम में स्थित यह रिएक्टर अनुसंधान कार्यों हेतु स्थापित किया गया था। इसमें थोरियम ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसमें थोरियम ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कामिनी रिएक्टर, कामिनी रिएक्टर थोरियम यूरेनियम 233, थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का पहला रिएक्टर है। इसका उद्देश्य विभिन्न प्रयोगशालाओं, विभिन्न परमाणु प्रयोगशालाओं से जुड़े अनुसंधान में सहायता देना, हाइड्रोजन एवं कार्बन जैसे सूक्ष्म परमाणुओं के अध्ययन हेतु मदद करना, हाइड्रोजन एवं कार्बन जैसे सूक्ष्म परमाणुओं के अध्ययन हेतु मदद करना, फिंगरप्रिंट के जांच में सहयोग देना है। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा, भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, भारत में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, इसमें नोट करिएगा, भारत में कुल 7 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं। भारत में कुल 7 नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं। इन संयंत्रों में कुल 22 नाभिकीय रिएक्टर, इन संयंत्रों में कुल 22 नाभिकीय रिएक्टर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जिनका संचालन परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जिनका संचालन परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया जाता है। ये संयंत्र, ये ऊर्जा संयंत्र निम्नवत हैं, ये ऊर्जा संयंत्र निम्नवत हैं। पहला तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। दूसरा रावत भाटा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। तीसरा कलपक्कम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। चौथा नौरौरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। अगला काकरापार नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। अगला कैगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र और कुंडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, ये हो गए। अब इनके बारे में आपको जानकारी पता होनी चाहिए कि कौन सा किस राज्य में है, कितना मेगावाट क्षमता है। ये नहीं पता है तो थोड़ा सा अपने स्तर से मेहनत करके इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए जितने में आप इसको कवर कर सकें, कम से कम 1 से 1.5 पेज का स्पेस छोड़ दीजिए और उसके बाद लिखिए भारत में नाभिकीय परीक्षण, भारत में नाभिकीय परीक्षण, भारत में नाभिकीय परीक्षण, भारत में नाभिकीय परीक्षण। ठीक है, आप जानते हैं भारत में कई सारे निर्माणाधीन भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं, कई सारे निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। निर्माणाधीन में जैसे जैतापुर अभी निर्माणाधीन है महाराष्ट्र में, बांसवाड़ा ये भी निर्माणाधीन है, बांसवाड़ा हो गया, जैतापुर हो गया। फिर रावत भाटा आप जानते हैं ये भी निर्माणाधीन है। काकरापार यहाँ पे भी यूनिट बढ़ाई जा रही है तो यह भी अभी निर्माणाधीन है। ठीक है, रिएक्टर यहाँ पे रिएक्टरों की संख्या बढ़ाई जाई है। कलपक्कम और जो कुंडनकुलम है यहाँ पर भी रिएक्टरों की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो जो कुछ हमारे अभी निर्माणाधीन है उनके बारे में भी आपको अपडेट होना चाहिए और ये अपडेट आपको तब मिलेगा जब समसामयिकी से आप जुड़े रहोगे। तो भारत के नाभिकीय परीक्षण, अब इसमें लिखिएगा नीचे, भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत, भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत
भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत दो नाभिकीय परीक्षण किए हैं। भारत ने अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत दो नाभिकीय परीक्षण किए हैं। पहला पोखरण 1, पहला पोखरण 1 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वर्ष 1974। दूसरा पोखरण 2 ब्रैकेट में लिख लीजिएगा वर्ष 1998, वर्ष 1998। अब पोखरण 1 आपको हेडिंग डालनी है। पोखरण 1 हेडिंग डालिएगा और इसमें लिखिएगा भारत द्वारा सर्वप्रथम 18 मई वर्ष 1974 को 18 मई वर्ष 1974 को राजस्थान के थार मरुस्थल में स्थित पोखरण से शांतिपूर्ण भूमिगत परीक्षण किया था। शांतिपूर्ण भूमिगत परीक्षण किया था। यह भूमिगत परीक्षण थार मरुस्थल में 107 मीटर की गहराई में, यह भूमिगत परीक्षण थार मरुस्थल में 107 मीटर की गहराई में एल आकार के स्थान में किया गया था। इसमें प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया था। इसमें प्लूटोनियम को ईंधन के रूप में प्रयोग किया गया था। ठीक है, बस इतनी जानकारी है, पर्याप्त है। दूसरा नोट करिएगा पोखरण 2। इसमें नोट करिएगा वर्ष 1974 के परमाणु परीक्षणों के 24 वर्षों के बाद, वर्ष 1974 के परमाणु परीक्षणों के 24 वर्षों के बाद भारत ने पुनः शक्ति 98 के नाम से, भारत ने पुनः शक्ति 98 के नाम से दो चक्रों में 5 परमाणु परीक्षणों को, 2 चक्रों में 5 परमाणु परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न किया था। प्रथम चक्र में 11 मई को 3 और द्वितीय चक्र में 13 मई को 2 परीक्षण किए गए थे। 2 परीक्षण किए गए थे। पोखरण 2 परीक्षणों के बाद भारत ने परमाणु परीक्षणों की एक श्रृंखला पूरी कर ली है। तथा विश्व के 5 तथाकथित परमाणु संपन्न राष्ट्रों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के बाद छठा परमाणु शक्ति राष्ट्र बन गया। ठीक है, अब एक चीज यहां पे और समझिएगा और इसको नोट भी कर लीजिएगा। आप जानते हैं कि भारत द्वारा जो है जब परमाणु परीक्षण किया गया, जो द्वितीय चरण में किए गए, इसमें से बहुत कम, आप कह सकते हो बहुत कम भार के जो यहाँ पे विस्फोटक थे उनका प्रयोग किया गया था, उनका मॉडल यहाँ पे बनाया गया था। इन विस्फोटकों को बोलते थे सब क्रिटिकल टेस्ट। ठीक है, क्या बोला जाता था? सब क्रिटिकल टेस्ट। और सब क्रिटिकल टेस्ट जो है उसको करने के लिए, उसको लैब में करने के लिए जो है कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उस टेस्ट को कर नहीं सकते हैं। आप जानते हैं न्यूक्लियर संधि को लेकर के, नाभिकीय जो आप कह सकते हो परमाणु हथियार हैं, उनको लेकर के एक संधि हुई है जिसको बोलते हैं CTBT। आप जानते हैं भारत CTBT का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, और CTBT का हस्ताक्षरकर्ता ना होने के कारण बड़े, इस प्रकार के बड़े जो आप कह सकते हो प्रयोग भारत नहीं कर सकता है। लेकिन
प्रयोगशाला में छोटे प्रयोग जो है भारत कर सकता है, जिसको सब क्रिटिकल टेस्ट के नाम से जाना जाता है। और सब क्रिटिकल टेस्ट की तर्ज पर ही हमने ये परमाणु परीक्षण किए थे, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी थी इस प्रश्न से संबंधित जो आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं इसमें 1 किलो टन से भी कम विस्फोटक का प्रयोग किया गया, क्योंकि 1 किलो टन से भी कम विस्फोटक का प्रयोग करना ही इस श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसको आप बोलते हो सब क्रिटिकल टेस्ट। और इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप सीटीबीटी के हस्ताक्षर करता हो। तो सीटीबीटी पे हस्ताक्षर ना करने के बावजूद भी भारत प्रयोगशालाओं में इसको जारी रख सकता है, और उसको लेकर भारत ने काम किया। और आप देखें कि छठे परमाणु संपन्न देश के रूप में भारत अस्तित्व में आया। तो इतनी जानकारी है। और इस प्रश्न का उत्तर जब भी आप लिखते हैं, किसी भी संदर्भ में पूछा जाता है, तो बेसिक जानकारी तो आपको यहाँ से मिल ही गई है, इस आधार पे आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो कुछ पॉइंट आपको होमवर्क में दिए गए हैं भारत के परमाणु संयंत्रों के बारे में, उसको आप जाके एक एक करके नोट कर लीजिएगा। उनकी क्षमता के बारे में गूगल पे सब मिल जाएगा। और इसके अतिरिक्त जब भी आप इस प्रकार के प्रश्न लिखते हैं, विशेष रूप से जब परमाणु संयंत्रों की बात आती है, नाभिकीय संयंत्रों की, तो उसको दिखाना, यदि आप मैप पे बना के उसको दिखाते हैं, संबंधित राज्य को दिखाते हैं, और वही मैप में उनकी डिटेल भी लिख देते हैं, जैसे कुंडनकुलम में कितनी क्षमता है, कितने रिएक्टर काम कर रहे हैं, कलपक्कम में कितने रिएक्टर काम कर रहे हैं, वो भी दिखाते हैं, तो और अच्छा आपका प्रेजेंटेशन बनता है। तो मैप बनाकर भी आप यहाँ पे चीजों को दर्शा सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं और नेक्स्ट सेशन में, और वहां पे एक नए मुद्दे को हम देखेंगे। और इसी के साथ साथ आपको कल का टॉपिक, शायद आपको टॉपिक नहीं बताया गया कल का क्या है, तो कल का जो टॉपिक है वो है जैव ईंधन। ठीक है, कल का जो टॉपिक है आपका उत्तर लेखन का, ये शायद आपके सेशन में, क्योंकि पूरा हुआ नहीं था सेशन, नहीं बताया गया था, यहाँ भी बता दे रहा हूँ, और टेलीग्राम ग्रुप पर भी अभी शेयर कर देंगे हम। कल का जो टॉपिक है हमारा उत्तर लेखन का, वो है जैव ईंधन। जैव ईंधन अच्छे से देख कर आइएगा, पढ़ के आइएगा, और जैव ईंधन पर आपको उत्तर लेखन कल करना है। सब नए प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे नहीं गए हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं, उनकी संभावना है। इसलिए जरूरी है कि जो ये साइंस टेक के टॉपिक हैं, उनको हम सभी को साथ लेकर चले। तो जैव ईंधन को आपको कंप्लीट करके आना है।